नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बात रोहित जोशी पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार की। राजस्थान में गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। 23 वर्षीय जयपुर की एक युवती से दुष्कर्म केस में आरोपी रोहित जोशी से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम देर रात जयपुर पहुंची। दिल्ली पुलिस ने रविवार सुबह करीब 4 बजे महेश जोशी के रेलवे स्टेशन के सामने सैन कॉलोनी में स्थित घर के बाहर दीवार पर एक वारंट तामिल नोटिस चस्पा किया, जिसमें रोहित को पूछताछ के लिए 18 मई को दोपहर 1 बजे दिल्ली के सदर बाजार पुलिस थाने में तलब किया गया है। यह नोटिस केस में अनुसंधान अधिकारी महिला सब इंस्पेक्टर की तरफ से जारी किया गया है। महेश जोशी के निवास पर यह नोटिस चस्पा किया है। जयपुर आई थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और इस स्पेशल टीम में शामिल महिला जांच अधिकारी ने नोटिस महेश जोशी के निजी आवास पर चस्पा कर दिया। दिल्ली पुलिस ने 18 मई को रोहित जोशी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ के लिए तलब किया है। 18 तारीख को कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के निजी आवास पर यह नोटिस चस्पा किया गया। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बर्बादी के रास्ते पर चल रही है। रोहित जोशी पर अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। जब किसी विधायक के बेटे पर गैंगरेप का आरोप लगता है, उस पर जांच की बजाय, निरपेक्ष जांच की बजाय पूरा एफआईआर लग जाती है, उस पर लीपापोती की जाती है और उस पर बदला निकालने के लिए 300 साल पुराने मंदिर को ढहा दिया जाता है। इसी तरीके से मंत्री पर, जब मंत्री के बेटे पर यदि कोई महिला या कोई लड़की दुष्कर्म और इस तरीके का आरोप लगाती है, उस पर मुख्यमंत्री को उदारता के साथ आगे आकर इस बात का उदाहरण पेश करना चाहिए था कि वो उस पर कार्रवाई होती तो लगता कि लोग उन पर भरोसा कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि ये भरोसा उन्होंने खो दिया है। एक विधायक को उनको मजबूरी में गिरफ्तार करना पड़ा, एक लंबा समय लगा, तो अधिकारियों को पीटने की, अधिकारियों को इस तरीके से प्रताड़ित करने की छूट मिली, महिलाओं के प्रति अनाचार बढ़ गया। तो कांग्रेस की तस्वीर है और इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस राजस्थान में अब जिस रास्ते चल रही है वो बर्बादी का रास्ता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में अब नैतिकता और ईमान नहीं बची और इसका कोई दोषी है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंपने की वकालत की है। उदयपुर में चिंतन शिविर में भाग लेने आए प्रमोद कृष्णन ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका गांधी आगे आए। उन्होंने कहा कि हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल गांधी ने 2 वर्ष से पद स्वीकार नहीं किया, तो ऐसे में कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को दे देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है। उन्होंने राजस्थान सरकार से हिंदू हित की रक्षा करने की अपील की। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण जी उनसे बात करते हैं। सर, चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, कई ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिसपे अंतिम मुहर लगने वाली है। आप लोगों की तरफ से क्या सुझाव दिए गए थे? सर, कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो ये मानता है कि कांग्रेस की लीडरशिप का विषय क्लियर होना चाहिए और हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष बने। और क्योंकि राहुल जी ने 2 साल से इस पद को स्वीकारा नहीं है, तो फिर देश के लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के और देश की जनता भी ये चाहती है कि अगर राहुल जी इस पद को अभी भी नहीं स्वीकारते हैं तो फिर कांग्रेस की कमान आदरणीय प्रियंका गांधी जी के हाथ में देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार कांग्रेस नेतृत्व को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और उन्हें हिंदू शब्द से चिढ़ है, हिंदू धर्मगुरुओं से, हिंदू शब्द से चिढ़ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार से ये चाहूंगा कि वो राजस्थान में हिंदू हितों की रक्षा करें। वीडियो सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 उदयपुर। खबर पाली से है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 बाइक्स और 3 खुली हुई बाइक की चेसिस भी बरामद करने के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जिले में लगातार चोरी की वारदात को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह को चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है।
खबर कोटा से है, जहां न्यू सराफा मार्केट में स्कूटी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस प्रकार एक युवक घूमता हुआ नजर आया और मौका तलाश कर चाबी लगाकर स्कूटी को स्टार्ट कर वहां से रफू चक्कर हो गया। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने रामपुरा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दो दिन पहले थाने में एक शख्स की पिटाई हुई थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद झुंझुनू के गूढ़ा गौड़जी एसएचओ और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते पहले टोडी गांव का सुरेंद्र कुमार गूढ़ा गौड़जी थाने में अपने 2 भांजों की जमानत करवाने के लिए पहुंचा था और सुरेंद्र अपने परिवार के साथ थाने के बाहर खड़ा था, जिसके बाद कांस्टेबल विकास थाने से निकला और सुरेंद्र को गाली देकर उससे मारपीट की और उसके साथ जबरदस्ती थाने में लाकर बैठा दिया। ये वाकया देख थाने में बैठे अन्य पुलिसकर्मी भी चौंक गए, लेकिन सुरेंद्र को पहले से ही अंदेशा था, जिसको देखते हुए उसने इस घटना का वीडियो बना लिया। बांसवाड़ा के सैनवासा गांव में शराब पार्टी के दौरान शराबी दोस्तों की एक टोली ने साथी शराबी पर सरिये से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। नशेड़ी हाथों में सरिये लेकर फिश सेलर की दुकान में घुस गए, जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। बदले की आग यहां भी ठंडी नहीं हुई तो दोस्तों ने ही घायल दोस्त को अस्पताल जाते हुए बीच रास्ते में रोक लिया। वहां दोपहिया सवार घायल के भाइयों से भी मारपीट की। सूचना पर परिवार से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिन्होंने घायल को अस्पताल पहुंचाया। हमलावर गैंग में मेन रोल होमगार्ड के जवान का होना सामने आया है। घायल की ओर से मामले में सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। अरे बीच बिचाओ में मार खाई ना। हाँ, बात वही है ना। राजसमंद के खमनोर थाना इलाके में एक शख्स से लूट के बाद हत्या का मामला सामने आया है। सूचना पर खमनोर थाना पुलिस और नाथद्वारा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया, जिसने मौके से सबूत जुटाए। मृतक के परिजनों के मुताबिक देर रात किसी संदिग्ध व्यक्ति ने सोने के जेवरात लूटने के बाद भूर सिंह की हत्या कर दी। सुबह जब परिजन उठे तो देखा कि भूर सिंह का शव खाट पर पड़ा हुआ था। इस पर पुलिस को सूचित किया गया। अब परिजनों की मांग है कि पुलिस इस मामले की तह तक जाकर हत्यारों को गिरफ्तार करे। पहले 12 तारीख उनको लड़कियों की शादी करी थी और लड़कियों को आराम से घर भेज दिया। रात को बाहर सो रहा था खाट के ऊपर। अनजान आदमी कौन था वो तो नहीं मालूम। उसकी एक चेन थी, 3 अंगूठी थी, एक ब्रासलेट था, वो लूट के ले गए और वो मर्डर भी करके चले गए। दौसा के 2 युवकों से अलवर के मालाखेड़ा में लूट की वारदात हो गई। दोनों एग्जाम देकर दौसा लौट रहे थे, तभी कार सवार बदमाशों ने उनका रास्ता रोका और युवकों से कहा कि वो थाने से आए हैं। उनसे बाइक के कागज दिखाने के लिए बोला। कागज दिखाने के बाद कार सवार बदमाशों ने बाइक चोरी होने की बात कही। इसके बाद बदमाश बाइक को ले गए और दोनों बाइक सवार परीक्षार्थियों को कार में बैठाकर सुनसान क्षेत्र में ले गए, जहां परिजनों से 50,000 रुपया ऑनलाइन मंगवाने की डिमांड रखी। वहीं जेब में रखे 3,000 और खाते में मौजूद दोनों युवकों के 5,000 रुपये ट्रांसफर कर लिए। बदमाशों ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस और परिजनों को बताया तो जान से मार देंगे। एग्जाम दे के आ रहा था राजस्थान पुलिस की, तो आप वापस लौटते टाइम इस समय टोल टैक्स के पास कुछ ने मेरे पीछे वो 4 व्हीलर लगा दी। फिर आगे रास्ते आते ही मेरे को आगे रुका लिया उन्होंने। रुकाने के बाद मेरे से बाइक की चाबी ले ली। बाइक से चाबी लेने के बाद उन्होंने बोला कि गाड़ी चोरी की है। फिर कि चलो थाने चलो। मैंने बोला, मैंने उनको आरसी भी दिखाई कि नहीं ये तो चोरी की है। फिर उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती मतलब मारपीट करके मुझे अंदर बिठा लिया गाड़ी में ले जाके। फिर मेरे को 1-1.5 किलोमीटर ला के वहाँ पर हमारे साथ मतलब मारपीट करके हम कुछ पैसे भी छीन लिए। पैसे छीनने के बाद उन्होंने बोला कि या तो आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जान से मार देंगे, आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और 8,000 रुपये तो निकाल लिए। खबर दौसा से है। दौसा में भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में आज विशाल कलश एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। दौसा शहर के परशुराम धर्मशाला से शुरू हुई ये शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई बारादरी मंदिर में पहुंची। दौसा में धारा 144 लागू है। ऐसे में इस यात्रा में डीजे, बैंड बाजा और हथियार पूरी तरह प्रतिबंधित थे। ऐसे में शांतिपूर्ण ढंग से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भगवान परशुराम के भक्तों ने परशुराम के जयकारे लगाए। इधर प्रदेश के अनेक जिलों में सांप्रदायिक तनाव की स्थितियों को देखते हुए दौसा में भगवान परशुराम की इस शोभा यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और डीएसपी कालूराम मीणा शोभा यात्रा के साथ पैदल चलते हुए नजर आए। वहीं संवेदनशील जगहों पर छतों के ऊपर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। सर्व समाज ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। जगह जगह भीषण गर्मी के अंदर भी महिलाओं को जो पेयजल की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था सर्व समाज के द्वारा की गई है, शोभा यात्रा के लिए की गई है, वो निश्चित रूप से सामाजिक सरोकार एक दौसा ने प्रस्तुत किया है। चूरू से खबर, जहां गर्मी से पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दिन में आसमान से बरसती आग, अंगारे की तरह तपती सड़कें और झुलसा देने वाले लू के थपेड़ों के बीच लोग जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं इस गर्मी में ट्रैफिक पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। शहर में कई ऐसे व्यस्ततम पॉइंट्स हैं, पेड़ पौधों का अभाव तो है और कई जगहों पर तो ट्रैफिक पुलिस के बूथ तक नहीं है, जिसके चलते धूप से बचना नामुमकिन हो जाता है। वहीं जहां 2x2 के बूथ हैं भी, वो इस गर्मी में नकारा साबित हो रहे हैं। चूरू एसपी की माने तो सभी बूथों की मरम्मत 15 दिन पहले शुरू कर दी गई थी। वहीं पुलिस कर्मी भी अपने देसी जुगाड़ों से गर्मी से बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तस्वीरें कुछ आपको दिखा देते हैं। प्रदेश भर से अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आई हैं जहां सड़क हादसे हुए। पहली तस्वीर राजसमंद से, जहां ट्रेलर और बस में भिड़ंत हो गई, यहां 4 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं तस्वीर अलवर से है, जहां ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर अजमेर से है, जहां ट्रेलर और बस में भिड़ंत हुई। आखिरी तस्वीर पाली से, जहां ट्रेलर और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। सिरोही, शाहपुरा और करौली में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। सिरोही में बेकाबू ट्रोले और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं करौली में भी बेकाबू बस पलट गई, जिसमें 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शाहपुरा में बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई, जहां कार सवार युवक की मौत हो गई। सिरोही में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए। हादसा शिवगंज के नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां बेकाबू ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को शिवगंज के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजसमंद के चारभुजा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब ओवरटेक की कोशिश में एक बस ने ट्रेलर को टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बस उदयपुर से जयपुर जा रही थी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। खबर डूंगरपुर से है, जहां सुपरमार्केट में आज अचानक एक पेंट की दुकान में आग लग गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल दुकान से धुआं निकलते हुए पुलिस के गश्ती दल ने देखा, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले क्षेत्र की बिजली कटवाई और तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि समय रहते आग बुझ जाने से पास की दुकानों में आग पहुंचने से रुक गई, जिससे बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सका। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
खबर श्रीगंगानगर से है, जहां सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार आसमान में छा गया। गनीमत ये रही कि रविवार की वजह से मंडी में छुट्टी थी। सब्जी मंडी में आग से प्लास्टिक के सैकड़ों कैरेट स्वाहा हो गए। आग की वजह कचरा जलाने के दौरान उठी चिंगारी बताई जा रही है। वहीं दमकल की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। दुकान में आग बढ़ गई, मान लो वहीं सो रहे सिक्का नहीं जा रहा है, यहां तक तो आ रहा है। अब टप्पड़ में आते बाली है उन्होंने। उधर तो गोदाम भरे हुए सारा। अलवर जिले के नीमराना में कोयले से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। घटना नेशनल हाईवे 48 के हीरो चौक के पास हुई। आग के कारण काफी देर तक हाईवे पर आवाजाही बाधित रही। आग की सूचना पर नीमराना और बहरोड से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक ट्रक जलकर राख हो चुका था। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। अलवर में अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को राजगढ़ चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। मृतकों की पहचान में अब राजगढ़ थाना पुलिस जुट गई है। झुंझुनू में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग की लापरवाही से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। देखिए, शहर के मंडावा मोड़ के पास पाइपलाइन टूटने के कारण सुबह से पानी बह रहा है। टूटी पाइपलाइन से अब तक हजारों लीटर पानी बह चुका है। पानी बहने की खबर लोग जलदाय विभाग तक पहुंचा भी चुके हैं, लेकिन रविवार की छुट्टी होने के कारण पीएचडी अधिकारी नींद में सोए हुए दिखाई दे रहे हैं। बदलते समय के साथ परिवार की भाषा भी बदलती जा रही है। जिंदगी की भागदौड़ में आदमी की जरूरतें तो लंबी चौड़ी हो गई हैं, लेकिन परिवार का दायरा सिमटता जा रहा है। संयुक्त परिवार को तो गुजरे जमाने की बात हो गई है और अब एकल परिवार ही सच्चाई है। ऐसे में जयपुर के मानसरोवर में एक साथ रह रहे 60 लोगों का परिवार एक मिसाल ही तो है। इस परिवार की 5 पीढ़ियों का प्यार देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हम शादी ब्याह करते हैं उसमें फिजूल खर्चा भी नहीं करते, और जो लिमिट से जो ज्यादा खर्चा होता है ना उसको हम बचा के और आगे मान लो मतलब विकास के कार्य में लगा लेते हैं। हमें ये मिलता है कि जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे उनकी बातें बताते हैं पहले की, तो मिलजुल के रहना, कैसे पुराने जमाने में लोग रहते थे एक जात, तो उनसे मिलके प्यार बढ़ता है, उनके कहना मानते हैं। कोई काम नहीं देते, मतलब सुबह शाम का थोड़ा बहुत रहता है और पूरा सपोर्ट है फैमिली का और बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है हमारी। आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर से रूबरू कराने जा रही हूँ जो आज के जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, वर्ल्ड इंटरनेशनल फैमिली डे के अवसर पर जयपुर के मानसरोवर में एक 60 लोगों का परिवार आज भी एक साथ रहता है। ये जॉइंट फैमिली में कैसे प्यार बरकरार है। वहीं दूसरी ओर देखें तो आज लोग न्यूक्लियर फैमिलीज पे शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं एक और तस्वीर मैंने आपको दिखाई है जहां 60 से 75 लोग एक साथ रहते हैं। कैसे ये लोग अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे महिलाएं जो है अपने परिवार के लिए खाना बनाती है, कैसे सेविंग्स यहाँ की जाती है, तो हम इनसे जानेंगे। और आप देख सकते हैं 5 पीढ़ी का परिवार जो है यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। 5 पीढ़ी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे आज भी जॉइंट फैमिली में इनका प्यार बरकरार है। सर, आज भी आपका जॉइंट फैमिली आप लेके चल रहे हैं, इतना बड़ा परिवार है, तो कैसे आप चीजें मैनेज करते हैं? क्या वाद विवाद भी कभी आते हैं या नहीं आते हैं, और कैसे आज भी जो है आपका प्यार बरकरार है? देखो, हमारे 5 पीढ़ी अभी बरकरार है और हम एक साथ रह रहे हैं और हमारा प्यार अभी पूरा परिवार में ऐसा है
कोई टेंशन कोई नहीं है। हम बिल्कुल सुख शांति से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, छोटे बच्चे से लगा के बड़े हमारी माता जी तक हम प्यार से रह रहे हैं। और सामूहिक खाना बनता है और सामूहिक रहते हैं। हमारा कारोबार एक जगह है और सारा काम एक जगह, सब रहन सहन, सब खान पीन बिल्कुल साफ सुथरी है और कोई टेंशन की बात नहीं है। और हमारा परिवार जैसे, हम तो ये होते हुए देश में सभी परिवार सुख शांति से हमारा परिवार जैसे ही रहे। आप इतने बड़े परिवार में आर्थिक स्थिति कैसे मैनेज करते हैं? कैसे आपका पैसा जो है कौन कमा के लाता है? कैसे आप उसे खर्च करते हैं? कैसे परिवार में जो है वो बांटा जाता है? हम 1 रुपया भी पैदा करते हैं तो उसको उसी हिसाब से लगाते हैं जी, ताकि फिजूल खर्चा नहीं होना चाहिए। और हमारा जो भी पैसा आता है ना, जो एक जगह आता है, एक जगह आने के बाद ही हम पैसे को यूज में लेते हैं। जैसे 2 रुपये पैदा होता है तो हम 1 रुपये का काम करना चाहते हैं, 1 रुपये बचा के रखते हैं हम, क्योंकि हम फिजूल खाने के लिए पैसा यूज नहीं करते हैं। और हम शुद्धता, देसी खाना, बिल्कुल देसी, आज के टाइम में ये यूरिया वगैरह कुछ नहीं लेते हैं हम। वहीं हम महिलाओं की ओर चलेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे वो लोग हैं, पूरे दिन का कैसे मैनेजमेंट करती है, कैसे वो काम डिवाइड करती है, क्योंकि 60 लोगों का खाना बना पाना बहुत मुश्किल काम है मैम, एक जने के लिए। तो आप कैसे जो है हर चीज मैनेज करके चलती है? हमारा जो 1 सुबह का तो सुबह वाले बड़ी जो हमारे बड़ा जेठ है ना उसकी बनाती है, और शाम को ना हमारे ससुर है ना उनकी बनाते हैं। जो हम सुबह का तो खेत में जाते हैं, शाम को है ना जो खाना बनाते हैं, और हम ना जो अकेले ही बनाते हैं जी। और वहीं जो है कभी कभार वाद विवाद की भी स्थितियां पैदा हो जाती है, तो ऐसे में आप लोग कैसे अपने आप को काम रखती है? काम जी वापस बोलिए। हिल मिल के सब काम कर लेते हैं हम। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित दिव्यांग व्हीलचेयर टूर्नामेंट का खिताब इंडिया व्हाइट टीम ने जीत लिया। इंडिया ऑरेंज के कप्तान फारूक अहमद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 125 रन का लक्ष्य दिया। इंडिया ऑरेंज की ओर से कोटेश्वर रामावत ने 14 चौकों की सहायता से 55 गेंदों में 77 रन बनाए। जवाब में इंडिया व्हाइट के परशुराम देसले ने 11 चौकों की सहायता से 47 गेंदों में नॉट आउट 59 रनों की पारी खेली और 18वें ओवर की पहली गेंद पर चौका मारकर जीत दर्ज की। ट्रॉफी का वितरण तेलंगाना के खेल मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने किया। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हारून रशीद और सीईओ गजल खान ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। करौली में टायर फटने से बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे 9 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए गूढ़ाचंद्र जी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पहुंची गूढ़ाचंद्र जी पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी ली। क्रेन की मदद से बस को हर सड़क से हटाया गया। जानकारी के मुताबिक बस गंगापुर से दिल्ली के लिए जा रही थी। गूढ़ाचंद्र जी सिकंदरा रोड पर गिदानी की तलाई के पास बस का अगला टायर फट गया। खबर पाली से है। पाली में ट्रेलर और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 महिलाएं घायल हो गईं। हादसा सोजत के इलाके के नेशनल हाईवे 162 पर हुआ। सभी लोग आबू रोड से कांस्टेबल की परीक्षा देकर पीपाड़ जा रहे थे। सभी घायलों को सोजत राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और चलते चलते आपको दिखा देते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम। जेपे एंड न्यूज 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। एनएफटी मार्केट प्लेस जोरा ने जुटाए $50 मिलियन नॉन फंजिबल टोकन यानी कि एनएफटी प्लेटफॉर्म जोरा ने ग्राहकों के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए सीड फंडिंग राउंड में $50 मिलियन जुटाए हैं। हॉर्न वेंचर्स, कॉइनबेस वेंचर्स और काइंडरेड वेंचर्स जैसी
प्रोमिनेंट वेंचर कैपिटल फर्म्स ने इस इन्वेस्टमेंट को लीड किया। जोरा ने केटी हॉर्न के नए क्रिप्टो फंड हॉर्न वेंचर्स द्वारा फाइनेंस्ड $50 मिलियन का फंड रेज किया है। दूसरे पार्टिसिपेंट में काइंड्रेड वेंचर्स और कॉइनबेस वेंचर्स शामिल हैं। गौरतलब है कि हाल ही में गठित हॉर्न ने अपने कैपिटल का पहली बार इस्तेमाल किया। इससे पहले उन्होंने एंडरसन हॉरोविज में सर्विस दी। लेटेस्ट फंड रेजिंग से जोरा का वैल्यूएशन $600 मिलियन हो गया है। कंपनी नए फंड का इस्तेमाल कर एक ऐसा फ्रेंडली कस्टमर इकोसिस्टम बनाना चाहती है जहां सभी यूजर्स यानी कि एनएफटी कलेक्शंस, इंडिपेंडेंट मार्केट और एक्सपीरियंसेस लॉन्च कर सकते हैं। कैलिफोर्निया क्रिप्टो करेंसी को अपनाने और रेगुलेट करने वाला पहला देश कैलिफोर्निया, जिसकी इकोनॉमी कई देशों से बड़ी है और जहां दुनिया के ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का जन्म हुआ। अब एक और खिताब उससे हासिल हो रहा है। वो ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसी को वास्ट लेवल पर अपनाने और उससे संबंधित इनोवेशंस को लागू करने के लिए जरूरी उपाय करने वाला पहला स्टेट बन गया है। गवर्नर गैविन न्यूसम ने डिजिटल करेंसीज के लिए नियमों को तैयार करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्टेट एजेंसीज के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। इसने अधिकारियों को गवर्नमेंट ऑपरेशन में बॉर्डर ब्लॉकचेन कंप्यूटर कोडिंग को शामिल करने के उपायों का पता लगाने के लिए भी कहा है। आदेश में ये कहा गया है कि जो स्टेट सिलिकॉन वैली और पेपैल और स्क्वायर जैसे फाइनेंशियल इनोवेटर्स के लिए जाना जाता है, उसे नई न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। कैलिफोर्निया में लगभग 39 मिलियन लोग रहते हैं और इसकी इकोनॉमी $3.1 ट्रिलियन से अधिक है, जो कि यूके और भारत से भी बड़ी है। गवर्नर न्यूसम ने कहा है कि वो चाहते हैं कि कैलिफोर्निया क्रिप्टो एसेट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव, थॉटफुल और हार्मोनाइज्ड रेगुलेटरी और बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने की दिशा में काम करने वाला पहला देश बने। पैंटेरा कैपिटल भारत के क्रिप्टो इंडस्ट्री पर एक और फोकस रहा और क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फंड पैंटेरा कैपिटल अपने 2 फंड बंद होने के बाद इंडियन क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स पर फोकस कर रहा है। एक ब्लॉग पोस्ट में पैंटेरा कैपिटल के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव डैन मोरहेड ने घोषणा की कि फर्म एक डेडिकेटेड क्रिप्टो ग्रोथ फंड के लिए $200 मिलियन जुटा रही थी। इसके साथ ही क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म 1.3 बिलियन की पूंजी जुटाने के बाद अगले महीने अपने ब्लॉकचेन फंड को बंद करने के लिए तैयार है। जुटाई गई पूंजी $600 मिलियन की टारगेट से दोगुनी है। इसके अलावा पैंटेरा कैपिटल के पार्टनर पॉल वेराडिका टिक के अनुसार कंपनी ने भारत में लगभग 10 डील्स को क्लोज किया है। इसमें क्रिप्टो यूनिकॉर्न कॉइन DCX के साथ भी एक डील शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी भारत में और ज्यादा निवेश करने की योजना लगातार बना रही है, क्योंकि यहां अच्छे डेवलपर टैलेंट है। फर्म ने हाल ही में अपने ब्लॉकचेन फंड से क्रिप्टो यूनिकॉर्न कॉइन DCX में $135 बिलियन के फंडिंग राउंड को लीड किया। फंड के पोर्टफोलियो में एल्केमी, कॉइनबेस, FTX और सर्कल सहित कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। तो क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।